हेलो बच्चा पार्टी, कैसी है तबीयत? सब भला चंगा चल रहा है? देखो अभी हमने बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, थोड़ा सा सिलेबस कवर किया है ना, तो इतने से में तो थक नहीं गए होगे ना। स्टे चार्ज्ड अप। किसकी बात हो रही थी? पोटेंशियल की। किस में है पोटेंशियल? हम सब में है पोटेंशियल, है ना। हमें सिर्फ उस पोटेंशियल को पहचानना चाहिए। कई बार वो कोई बाहर वाला आके बता जाता है, अरे यार है तुम में, तुम कर सकते हो, है ना। और कई बार हमको सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, है ना। तो बेटा स्टे चार्ज्ड अप बिकॉज यू गॉट पोटेंशियल, और यही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रहे हैं अभी, है ना। चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल। तो बेटा फिजिक्स की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंचेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कौन से टॉपिक पे है तो एक बार आप देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये दो टॉपिक्स जो है हम करने वाले हैं सीबीएसई के लिए और नीट के लिए। दोनों ही टॉपिक बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म फील्ड में हमने पहले भी एक बार डाइपोल को छोड़ के देखा था और फाइंड आउट किया था कि यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल को छोड़ते हैं तो क्या होता है। तो जो जर्नी है उसकी हम शुरुआत करेंगे पहले रिकैप्चुलेशन से, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। अब बात यह है कि मैम अगर हमने यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को छोड़ा था तो दो अलग पार्ट्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी जो NCERT है मैं उसको भी फॉलो कर रही हूं, और ये टॉपिक दो अलग अलग चैप्टर्स में दिया, एक बार चैप्टर 1 में और एक बार चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में अब आपको इसको पोटेंशियल की नजरों से देखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है उसको समझ लो एक बार। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये अपनी क्या है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है। पता है ना यूनिफॉर्म फील्ड कैसे शो करेंगे? पैरेलल एरोज एंड इक्वी डिस्टेंट एरोज, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और ये जो जितनी भी फील्ड लाइंस है, ठीक है, सारी यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए। आई होप कि सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यूनिडायरेक्शनल फील्ड है। अब इसके अंदर हम एक डाइपोल मान लेते हैं, ठीक है, सच दैट ये अपना डाइपोल है, ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर बात करी जाए माइनस क्यू की, है ना, तो माइनस क्यू फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया F1 कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे F2 कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई। तो इस तरीके से हम इस फोर्स को लिख सकते हैं, करेक्ट है। F1 और F2 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल प्रेजेंट है तो अपन को क्या क्या बातें पता है यहाँ पे। सबसे पहले बात नंबर 1, ठीक है, अच्छा ये मान लो ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। तो डाइपोल मोमेंट फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है। ये जो डाइपोल की लेंथ है, इस डाइपोल की लेंथ को अपन 2a अज्यूम कर लेते हैं। डाइपोल की लेंथ को यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2a इसकी लेंथ है। अगर ये लेंथ 2a है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, 2a साइन थीटा, है ना। साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ होगी। तो इतनी छोटी सी लेबलिंग हम कर सकते हैं, है ना। फिर से देखो, पहला टॉपिक क्या चल रहा है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिक सा लेबल डायग्राम हमने पहले देखा हुआ है। अब इसके बारे में जो हमने पहले से हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है वो क्या कहती है, देख सकते हो कि यहाँ पे F1 जो है वो नेगेटिव ऑफ F2 के बराबर है, या ये कह लो कि वेक्टर सम F1 एंड F2 ऑन द डाइपोल ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि डाइपोल ट्रांसलेट नहीं करेगा। डाइपोल जहां है ऐसा नहीं है कि इस प्लेस से ये मूव करके इधर उधर कहीं जाएगा, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन, है ना, ये कहा जा सकता है। अब अगर किसी बॉडी पे अलोंग इट्स लेंथ इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगें तो वो क्या होता है, बॉडी घूम जाती है। मैंने आपको एक बॉटल का ढक्कन का एग्जांपल दिया था, आपको ऑलरेडी पता है, कपल, है ना, या टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, आप जो भी कहते हो। तो इस सिस्टम पे भी क्या लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला है, क्योंकि ये देखो
यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स है वहां पे इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि भैया ये टॉर्क निकाले कैसे। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है आइदर ऑफ द फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, QE है ना, का मैग्नीट्यूड ले लिया, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच में क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो हम लिखेंगे QE फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे 2A sin थीटा, तो Q और 2A क्या बन जाते हैं, डाइपोल मोमेंट P बन जाते हैं। तो टॉर्क अपना क्या निकल कर आता है, PE sin थीटा, है ना। तो ये तो अपन ने मैग्नीट्यूड लिख दिया टॉर्क का, और इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, है ना, ये अपन ने पढ़ा था। अब यहां से अपनी जर्नी चैप्टर 2 के लिए शुरू होगी, ठीक है। किसके लिए शुरू होगी, चैप्टर 2 के लिए शुरू होगी। अब चैप्टर 2 में यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, हमने पढ़ा है कि बेटा अगर सपोज नेचुरली किसी पे कोई चीज फोर्स लगा रही है ना, तो वो चीज उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी, बट अगर आप उसको फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, या उस अप्लाइड जो उसको फील्ड जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो, यू टेंड टू डू सम वर्क इन द सिस्टम, यू टेंड टू स्टोर सम पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। तो ये देखो यहाँ पे अब टॉर्क से क्या समझ आता है कि अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लूं, क्या ले लूं, थीटा 0 डिग्री, है ना, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर थीटा 180 डिग्री ले लिया जाए, है ना, तो टॉर्क 0 हो जाएगा, एंड थीटा अगर 90 डिग्री ले लिया जाए तो टॉर्क हो जाएगा P टाइम्स E, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि किस तरीके से फील्ड में डाइपोल ओरिएंटेड है, ये चीज अफेक्ट करेगी डाइपोल को। अगर डाइपोल इस तरीके से रखा है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है ना, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसमें मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। मैक्सिमम टॉर्क लगने का मतलब ये फटाक से घूमेगा। अब घूम के ही किस ओरिएंटेशन पे आएगा, 0 डिग्री पे आएगा कि 180 डिग्री पे आएगा, किस ओरिएंटेशन पे आएगा। तो हमको एक यूनिवर्सल नियम पता है, क्या, कि जो भी सिस्टम है वो एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्टेन करने की कोशिश करता है। और ये जो मैंने यहाँ पे बात बोली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CBSE के लिए भी और नीट के लिए भी। आपको अलग अलग ओरिएंटेशंस पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मान लो हम अभी क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस लेकर चल रहे हैं कि जो डाइपोल की स्टेबल ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसी होती है, डाइपोल को ऐसा घूमना था, मान लो ऐसा घूमना था, और ऐसा घूमकर अगर वो फील्ड के, देखो टॉर्क जो भी आपको मिनिमम टॉर्क यहाँ पे दिख रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 पे या फिर थीटा इक्वल्स टू 180 पे दिख रहा है, तो ये तो हमको पता है कि जो डाइपोल है वो फील्ड के या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करेगा, है ना। अब ये जो कोशिश है, मान लो कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे वो अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा घूमना चाहता है, और आपने क्या करा, आपने इसको एक छोटा सा पुश दे दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो डाइपोल जिस भी ओरिएंटेशन में था, ध्यान देना, जिस भी ओरिएंटेशन में डाइपोल था, ऐसा ओरिएंटेशन में था, ऐसा घूमना चाहता था, आपने जैसा भी ये घूमना चाहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा पुश दे दिया, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है अप्लाइड टॉर्क, ठीक है, अप्लाइड टॉर्क। नेचुरली डाइपोल को ऐसा घूमकर स्टेबल होना था, पर आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा क्या कर दिया, पुश कर दिया, हल्का सा रोटेशनल फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform field, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो अपन ने जो भी टॉर्क इस पे लग रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा रोटेशनल फोर्स अप्लाई किया, है ना। अच्छा, तो जब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये छोटा सा वर्क करेगा, है ना। तो लेट अस से हमने क्या करा, लेट द डाइपोल is rotated or given a small angular displacement
डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर। नोट्स बनाते जाना बेटा, मैंने बोला था कॉपी खोल के पेन निकाल के बैठ जाना और जो भी बोला जा रहा है उसको समझते जाओ, सुनते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो इतनी उम्मीद तो मैं रखती हूँ कि अभी आपने जितना भी लिखवाया सबके नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करा, डी थीटा छोटा सा रोटेशनल पुश दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा, छोटा सा वर्क डन होगा, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वर्क डन होगा। तो ये इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वर्क डन को अपन क्या लिख सकते हैं, टाउ डी थीटा। अगेन जब हमने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क दिया, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी छोटा सा पुश दिया, तो इसमें डाइपोल का, ठीक है, इसमें क्या, इसमें डाइपोल का मान के चलो कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। इसका मतलब एट एनी स्टेज, बहुत छोटा, बहुत इनफाइनाइट, बहुत धीरे से आपने पुश करा है, बिल्कुल जेंटली बहुत धीरे से पुश करा है, डी थीटा इज वेरी स्मॉल। तो एट एनी स्टेज ये जो आपका टाउ है, जो डाइपोल पे टाउ लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, और जो आपने छोटा सा पुश दिया है, दोनों ही केसेस में ये क्या होने वाला है बेटा, बराबर होने वाला है, ठीक है। इट इज अ वेरी जेंटल पुश, ठीक है, ओके। अब जो टोटल वर्क डन है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 0 से W इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, करेक्ट। मान लो इनिशियल ओरिएंटेशन जो डाइपोल की थी उसको मैं थीटा आई फॉर इनिशियल ओरिएंटेशन, फील्ड के साथ जो भी उसका इनिशियल एंगल बन रहा था डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। और फाइनल जो ओरिएंटेशन है, इसकी वजह से जो भी डाइपोल पे असर पड़ा उसकी वजह से इनिशियली उसका फील्ड के साथ एंगल थीटा आई था, और अब फाइनली उसकी ओरिएंटेशन में जो फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट का एंगल है वो थीटा एफ है, ठीक है। इसको और आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, W इज इक्वल्स टू, ये वर्क डन क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा आई थीटा एफ, और टाउ की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, P E साइन थीटा डी थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। आई होप कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट, ओके। तो अपन लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट है चार्ज इनटू द डाइपोल लेंथ। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डाइपोल लेंथ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है, फील्ड ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, तो PE को अपन इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा थीटा आई टू थीटा एफ, ये लिखा जा सकता है, करेक्ट है, ओके। इसके अलावा अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल टूल के फॉर्मूले हैं, अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन अगर करोगे माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का, कॉस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन इधर ले आओगे तो माइनस कॉस एक्स, ऑफ कोर्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा है, तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो PE और साइन थीटा के इंटीग्रेशन को लिख सकते हो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, थीटा आई टू थीटा एफ। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। और इसको एक्सपैंड करते हैं, तो और फर्दर इसको कैसे लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब समझना जो मैं आपको बता रही हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थीटा आई को पाई अपॉन 2 या 90 मान लिया जाता है, ठीक है। तो अगर थीटा आई, इनिशियल थीटा, जो इनिशियल ओरिएंटेशन है डाइपोल का, वो 90 डिग्री है, डाइपोल जो है ऐसी सिचुएशन में खड़ा है जहां पे उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, ऐसी पोजीशन पे खड़ा है, तो उस केस में, ठीक है, इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा एफ, करेक्ट। अब देखो I और F सबस्क्रिप्ट है, I की वजह से F का मतलब है इनिशियल तो फाइनल, है ना। अब थीटा आई है ही नहीं, तो लेट अस से कि थीटा एफ को अपन सिंपली थीटा मान लेते हैं, मान सकते हैं।
जब I सब्सक्रिप्ट नहीं है तो इनिशियल का कंपैरिजन फाइनल होता है, तो I अपन ने यहाँ पे π/2 मान लिया है, ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यू मान लिया, तो F हटा दो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, ठीक है, U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब जो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताने वाली हूं इसके ऊपर, ये बेहद खास पॉइंट्स होने वाले हैं बेटा, ठीक है, समझना बात को कैसे। तो हमने क्या पढ़ा, ये अपने पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे डाइपोल को अपन ने ऐसा माना कि जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, ठीक है। हेंस जो इनिशियल थीटा है, ठीक है, वो इनिशियल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द फील्ड, इसको अपन ने क्या माना 90 डिग्री और π/2, ठीक है। और इस केस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है डाइपोल की, वो कितनी है, माइनस PE cos थीटा, ठीक है, इस केस में। बट इफ फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होता, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होता पहले से, ठीक है, एंड आफ्टर रोटेशन, ठीक है, आफ्टर रोटेशन फाइनल होता थीटा F, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, माइनस PE, ठीक है, ब्रैकेट में cos थीटा F माइनस cos थीटा I, ये होता, ठीक है। और बेटा ये है आपकी जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, ये स्पेशल इक्वेशन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन पे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए जनरल इक्वेशन। अक्सर बच्चे स्पेशल इक्वेशन को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और गलत हो जाता है, ठीक है। इस पर हालांकि अभी हम एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है, ओके। इसके बाद एक टॉपिक आता है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने के लिए अपन स्पेशल केसेस लेते हैं पहले। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा से लिए जाते हैं, ठीक है। थीटा को एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 90 पुट करेंगे और एक बार 180 पुट करेंगे, ठीक है। अगर आपने थीटा को 0 लगा दिया तो cos 0 कितना होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस PE आ जाएगी। 90 cos 90 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई। 180, ठीक है, cos 180 माइनस 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी P टाइम्स E आएगी। आप ये तीनों को देखकर बता सकते हो कि किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जाहिर सी बात है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। मतलब अगर फील्ड इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो मैक्सिमम है। U इज इक्वल्स टू 0 कब है, U इज इक्वल्स टू 0 कब है, जब फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। माइनस PE कब है, जब डाइपोल मोमेंट और फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तब। और ये एनर्जी कैसी है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को छोड़ दें तो डाइपोल अपने आप को कैसे ओरिएंट करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से। ये यूनिफॉर्म फील्ड है,
माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज इधर, और ऐसा बनने के बाद स्टेबल, ठीक है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी है। अब मिनिमम एनर्जी से और ज्यादा स्टेबिलिटी तो अटेन कर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी है, ये है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पे डाइपोल क्या होगा, वहां पे डाइपोल होगा हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, डाइपोल रोटेट करके ये वाली कंडीशन को अटेन करने की कोशिश करेगा। अब आते हैं कुछ सवाल कि मैम ये जो जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन में आपने थीटा आई, ये जो इनिशियल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसको आपने 90 डिग्री क्यों रखा, इसको 90 डिग्री क्यों रखा? तो अब इसको, इस बात को समझ लेना बेटा। हम एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, ठीक है, ध्यान से सुनना, वो अर्थ की सरफेस पे रखा है। कहां पे रखा है बेटा? अर्थ की सरफेस पे रखा है, m इसका मास है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आप फटाक से कहोगे मैम इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, अगर वो कहां पे रखा है? ग्राउंड पे। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस मैंने आपको बोला कि यही ऑब्जेक्ट h हाइट से लिफ्ट करके थोड़ा ऊपर रख दिया। अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आप कहोगे मैम इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। क्यों? क्योंकि ग्राउंड को आपने रेफरेंस माना है और इस रेफरेंस पे आप पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चलते हो, ठीक है। और क्योंकि इसको 0 मान के चल रहे हो, इसीलिए ऊपर जाने पर इसकी एनर्जी कितनी हो गई? mgh। सिमिलरली अगर ये नीचे जाता, तब आप इसकी एनर्जी को लिखते हैं माइनस mgh। अगर ये h हाइट नीचे चला जाता तो माइनस mgh। मुद्दा ये है कि आप एक रेफरेंस लेते हो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेकर चलते हो, और उसके रिस्पेक्ट में कहां पॉजिटिव होगी कहां नेगेटिव होगी उसको आप स्टडी करते हो। ये अपने आप में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये क्या है? एक रिलेटिव वैल्यू है। क्या बेटा? रिलेटिव वैल्यू है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म है मतलब अगर मैं कहूंगी पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक्चुअली यू नेवर से पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यू से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या कहते हो? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जब हम कहते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द अदर पॉइंट? तो दूसरा पॉइंट आप इंफिनिटी लेकर चलते हो, है ना। तो वंस अगेन मैंने बोला ये एक पॉइंट है P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसका मतलब कि मैंने पोटेंशियल एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी बोला, है ना। और इसको लिखा जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल एट इंफिनिटी अपन क्या लेकर चलते हैं? 0 लेकर चलते हैं, ये कन्वेंशन है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0, ठीक है। तो अपन इसको VP लिखते हैं, दैट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैंने आपको बोला वर्क डन इन ब्रिंगिंग से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, तब आप इसको लिखते हो पोटेंशियल इंफिनिटी P, ठीक है, याद है कि नहीं है, इंटू Q नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या बना? पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ये रिलेटिव है, ये भी रिलेटिव है, तो जैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में एक गिवन पोजीशन के लिए u0 लेकर चलते हो, इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, है ना, तो
हम एक इक्विलिब्रियम तो नहीं कहना चाहिए इसको, ठीक है, इक्विलिब्रियम तो नहीं, लेकिन एक मीन पोजीशन लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? एक मीन पोजीशन। तो इस केस में जो मीन पोजीशन है वो क्या है? व्हेन डाइपोल इज स्टैंडिंग परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में जब ये परपेंडिकुलर स्टैंड करता है, ये अपनी मीन पोजीशन है, वहां पे अपनी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इसके रिस्पेक्ट में कहां बढ़ रही है और कहां घट रही है ना? परपेंडिकुलर पोजीशन में 0 है। अब इसको कैसा घुमाया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वो समझा जाता है। इसीलिए I इज इक्वल्स टू थीटा आई क्या होता है? थीटा आई को अपन π/2 लेकर चलते हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो अभी हमने डिस्कस करा कि अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखने के बाद उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब डाइपोल मोमेंट फील्ड वेक्टर के पैरेलल होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब डाइपोल मोमेंट फील्ड वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा, है ना? इसको अपन क्या कह सकते हैं? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, है ना? और ये ओरिएंटेशन क्या कहलाएगी? पैरेलल। एंड ऑफ कोर्स ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर हो बच्चों? ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूं, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है और 60 डिग्री से हमने डाइपोल को क्या करा? ट्विस्ट करा, ठीक है। जब डाइपोल को ट्विस्ट करा तो ट्विस्ट कर यानी कि घुमा दिया, रोटेशनल फोर्स अप्लाई किया, तो अब जो फाइनल थीटा है 120 डिग्री है। तो बताओ नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या होगा? एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, अगर डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाया जाए और वाइस वर्सा ऐसा किया जाए, स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम ले जाया जाए, तो नेट वर्क डन कितना होगा? तब नेट वर्क डन कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। देखो स्टेबल से अगर अनस्टेबल ले जाओगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? माइनस पीई है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में माइनस पीई है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कितनी है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कितनी है? U इज इक्वल्स टू प्लस पीई। अपन कहां से कहां ले गए? स्टेबल से अनस्टेबल, तो ये UI हो गया और ये UF हो गया, तो डेल्टा U कितना हो गया? UF माइनस UI। UF कितना है बेटा? PE माइनस PE, तो कितना आ गया? 2 टाइम्स PE। तो जितना आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया है उतना ही वर्क डन कर रहे हो। तो ये तो था कि स्टेबल से अनस्टेबल ले गए, अगर वाइस वर्सा किया होता, जस्ट उल्टा किया होता, अनस्टेबल से स्टेबल पे ले जाते, अनस्टेबल से स्टेबल पे ले जाते, तो उस केस में क्या हो जाता? पोटेंशियल एनर्जी 2PE का माइनस 2PE हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आना बड़े कॉमन है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आते हैं दोनों ही केसेस के लिए, नीट और सीबीएसई के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो बड़ा जनरल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको खाली क्या करना है? देखो थीटा इक्वल्स टू 60 और जो फाइनल थीटा आपका ये इनिशियल हो गया, इनिशियली 60 डिग्री पे था, ठीक है, और अब ये 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इस केस में आपको सिर्फ जो जनरल इक्वेशन है यू की वो रखनी है। तो जनरल इक्वेशन क्या है? माइनस पीई, है ना, कॉस थीटा एफ मतलब 120 डिग्री हो गया, माइनस कॉस 60 डिग्री हो गया, है ना, और बस इसको सॉल्व कर देना है। तो माइनस पीई कॉस 120 क्या होता है? -1/2 होता है, -1/2, और कॉस 60 क्या होता है? 1/2, -1/2। तो कितना आ गया बेटा? ये पीई आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से जनरल क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आते हैं। अब एक और टॉपिक आता है इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखा है, डाइपोल का मन कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में घूम के अपने आप को ओरिएंट करना और स्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेन करना, पर अब आपने क्या करा? उसको छेड़ा,
जहां उसका मन कर रहा है उसके मन के विरोध में उसको छेड़ा, जहां पे उसको घूमने का मन कर रहा है उसके ऑपोजिट आपने उसको छेड़ा, है ना। तो छेड़ने से क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो हिल जाएगा। तो जो उसका हिलना है, उसका डिस्टर्ब होना है, वो किस टाइप का मोशन है ना। फिर से देखो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात बार बार करेंगे जब तक ये टॉपिक पूरा कवर नहीं कर लेते। तो ये है अपनी यूनिफॉर्म फील्ड। इसमें अपन के पास ये कोई डाइपोल है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट हो गया, ये एंगल इसका थीटा हो गया फील्ड के साथ, ठीक है। इसको ऐसा जाना है, ठीक है, पर अपन ने इसको छेड़ा, ये डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस हो गई, ठीक है। अब अपन को पता है, वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, ये किसके बराबर है, पी ई साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, पी ई साइन थीटा के बराबर है। अच्छा, और जो हमने डिस्टरबेंस करी है, ठीक है, हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में से छोटा सा पुश करके छोड़ दिया, है ना। तो जब इसको पुश करके छोड़ दिया तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है। वो कितना होना चाहिए, आपने पढ़ा है, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसको रोटेशनल मोशन में देखा जाए तो रोटेशनल फोर्स टाउ, ये होगा मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लास 11th में पढ़ा होगा, है ना। और एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा, ठीक है। नेचुरली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, मैं फिर से बता दूं, इतना नहीं है कि वो डिस्प्लेसमेंट ड्राइव कर रहा है डाइपोल के मोशन को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन ने पूरा पलट दिया उसको, छोटा सा पुश करके छोड़ दिया, डाइपोल कंफ्यूज हो गया, कहाँ जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, है ना, ऐसा कंफ्यूज हो रहा है डाइपोल। तो ये जस्ट एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो अपन लिखेंगे टाउ इज इक्वल्स टू माइनस टाउ डैश, ठीक है। या ये कह लो कि आई अल्फा बराबर माइनस पी ई साइन थीटा, या फिर ये कह लो कि आई डी टू थीटा बाय डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस पी ई। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्मॉल है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है, स्मॉल है, स्मॉल भी नहीं, वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो फॉर स्मॉल थीटा, छोटे से थीटा के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, व्हेन थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा जो है ये थीटा के बराबर होता है। इन दैट केस अपन लिख सकते हैं क्या, आई डी टू थीटा बाय डी टी टू इज इक्वल्स टू, यहां पे थीटा आ जाएगा, ठीक है, यहां पे थीटा आ जाएगा, साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख दिया। अपन को क्या मिल रहा है, ये जो है बेटा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, या इनफैक्ट एक्सेलरेशन, ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो इस मोशन को अपन कहते हैं SHM। ये मोशन कहलाता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है, वो कैसा मोशन एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो ठीक है, यहां पे एक लाइन लिख देते हैं, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड executes SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ SHM।
तो अपन ने लिखा था I d2 थीटा बाय dt2 इज इक्वल्स टू माइनस PE थीटा। इसको अपन लिख सकते हैं d2 थीटा बाय dt2 इज इक्वल्स टू माइनस PE अपॉन I थीटा। आगे बढ़े, ये हो जाएगा d2 थीटा अपॉन dt2, ये फैक्टर इधर आ जाएगा तो प्लस PE अपॉन I, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन से इसको कंपेयर किया जाए, ये होता है d2x बाय dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड SHM होता है। इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब जो ओमेगा स्क्वायर है वो PE अपॉन I के बराबर है, यानी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन हुआ डाइपोल का वो क्या है, PE अपॉन I। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट PE अपॉन I। अगर ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले तो टाइम पीरियड क्या होता है बेटा फॉर वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। सो 2 पाई इसका रेसिप्रोकल कर दो अंडर रूट I अपॉन PE। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमने रिलेशन डिराइव करे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ SHM प्रूफ कर रहा है। तो इन सबको एक बार अच्छे से नोट करके डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेना। अब अगर मैं आपको बोलूं तो CBSE में डेरिवेशन नहीं आती है, ठीक है। डेरिवेशन, ये वाला जो डेरिवेशन है नॉट इन NCERT, ये आपके NCERT में ये डेरिवेशन नहीं है, बट इक्वेशंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नीट में आपके ऊपर डाइपोल के SHM मोशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को आ सकता है, टाइम पीरियड कैलकुलेशन आता है, तो नीट के लिए टॉपिक और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पिछले केस में चले, है ना, तो पिछले केस में ये जितना भी डेरिवेशन वगैरह सब कुछ है, सारे क्वेश्चन, सारा डेरिवेशन, ये CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE। ऑल दीज derivations are very important for CBSE। नीट के लिए ओनली फॉर्मूला, नीट में सिर्फ क्या चाहिए, ओनली फॉर्मूला, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चा बड़ी, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हम बात करेंगे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, अब ये नाम से क्लियर है, इक्विपोटेंशियल। तोड़ो इसको, ठीक है, तोड़ो, क्या बनेगा, इक्वी प्लस पोटेंशियल। तो इक्वी प्लस पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ, ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो हर पॉइंट पे, ठीक है। सो यहां पे डेफिनेशन लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, एनी सरफेस on which potential at each point is same। कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो बेटा, सेम हो, तो उसको अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। इससे दो और टर्म जुड़ी है, ठीक है, एडिशनली। तो एडिशनली दो तीन ऐसे और टर्म्स जुड़ी है, जैसे इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करी जाए, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है,
ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। लाइन ऑन विच पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही आप कह सकते हो इक्विपोटेंशियल कर्व, इक्विपोटेंशियल कर्व, ठीक है। ऐसी टर्म है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। अब आप नाम से समझ गए हो, इक्विपोटेंशियल कर्व मतलब कोई भी कर्व जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, और इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम मतलब ऐसा वॉल्यूम जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी टर्म इक्विपोटेंशियल यूज करी जा रही है सरफेस के लिए, लाइन के लिए, वॉल्यूम के लिए, तो उस वॉल्यूम के किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, या उस लाइन के किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। आ रही बात समझ में, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो अब हम धीरे धीरे, ये तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिस्टम, ये डाइपोल है बेटा, ठीक है, ये डाइपोल है। डाइपोल के आसपास क्या इक्विपोटेंशियल रीजन बन सकते हैं, और अगर यस तो कैसे, तो अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड एन आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है। तो पहला टॉपिक है नंबर 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड एन आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है। आइसोलेटेड चार्ज के अलाउंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो बेटा, आइसोलेटेड चार्ज के अराउंड अगर मैं आपसे कहूं कि फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो, ठीक है। ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज से मैं r डिस्टेंस जा रही हूँ, ठीक है। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, r पे। ये पॉइंट कितने पे आ रहा है, r पे। ये पॉइंट कितने पे आ रहा है, r पे, r पे। सारे पॉइंट r डिस्टेंस पे आ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट सिमेट्रिकली r डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज q है ना, इससे आप r डिस्टेंस पे चले जाओ तो वहां पे आपको पोटेंशियल मिलेगा कितना, KE/Q/r, ये पोटेंशियल मिलेगा। अब ये r डिस्टेंस आप उस पॉइंट से जितना भी स्पेस है वहां पे कहीं भी जा सकते हो। इट्स नॉट अ सर्किल, इट इज अ स्फीयर, है ना, स्फीयर होगा। और ये सारे पॉइंट इसके चारों तरफ, क्योंकि इन पे इक्वल पोटेंशियल है, तो ये क्या बन रहा है, स्फेरिकल सरफेस बन रहा है। क्या बन रहा है, स्फेरिकल सरफेस बन रहा है। और ऐसे कितने स्फेरिकल सरफेसेस बन सकते हैं, इन्फिनिट, इन्फिनिट स्फेरिकल सरफेसेस with equal potential, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल सरफेसेस बन सकते हैं। चलो इसको और अच्छे से ड्रॉ करते हैं अब, ठीक है। तो अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। उस पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पे आप चले, कहां पे, स्पेस में, उसके अराउंड स्पेस में, तो आपको क्या मिलते जाएंगे, स्फीयर्स मिलते जाएंगे, स्फीयर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अब क्या इन दो स्फीयर्स के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ठीक है। जब हम पॉजिटिव चार्ज से आगे बढ़ेंगे तो ये फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड, करेक्ट है ना, ये फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। हमने पढ़ा है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। हमने पढ़ा है E = -dV/dr, करेक्ट है। अब ध्यान सुनते जाना, पोटेंशियल छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है।
जैसे जैसे आप dr बढ़ाओगे, इस इक्वेशन में देखो, जैसे जैसे आप dr को बढ़ाते जाओगे, dv बढ़ना चाहिए क्या, लिख सकते हो ऐसे, e डॉट dr नेगेटिव, ठीक है, फिर वही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका ये v आ जाता है, करेक्ट है। ऐसे देख लो, dr यहाँ ले जाओ, dr बढ़ाते जाओगे तो dv बढ़ना चाहिए। dv क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, dv क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। v पोटेंशियल एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है और dv पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। dv किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस बढ़ रहा है, तो उनके बीच का ये जो गैप होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। लेकिन चार्ज के पास ये जो पोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी ये क्लोज बनेंगी, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो इनके बीच में देखो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ पे कम है, छोटा डिस्टेंस है, पास में क्लोज, और दूर क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो अब लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, चाहे ये नेगेटिव चार्ज भी क्यों नहीं होता, नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ भी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल ही बनती, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही है, स्फेरिकल। क्या ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है ना, ऑफ कोर्स सिमेट्रिक है, क्योंकि जो स्फेयर आप बनाओगे उस स्फेयर का रेडियस या डिस्टेंस चार्ज से सेम होना चाहिए, उस स्फेयर का डिस्टेंस चार्ज से कैसा होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक with charge at the center of the sphere, ठीक है। Surfaces are close to each other near the charge. Surfaces are close to each other near the charge and far apart away from the charge. इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं, और जब हम चार्ज के पास आ रहे हैं तो ये क्लोज है, ठीक है। अब एक सवाल ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक चार्ज है छोटा सा, यहाँ पे मैंने चार्ज Q0 रखा, ठीक है, और मैंने कहा Q0 को मैं A से B तक ले गई, कहां से कहां तक, A से B तक, किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वन गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो A से B तक ले गई, तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? भाई अपन वर्क डन को लिखते कैसे हैं, W इज इक्वल्स टू डेल्टा V टाइम्स Q, ये वर्क डन होता है, करेक्ट है। जब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। भैया ये तो प्राइमरी कंडीशन है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ही नहीं तो फिर वो इक्वल पोटेंशियल कैसे हो गया, सेम पोटेंशियल कैसे हो गया? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है इसका मतलब बहुत खास बात है, इसमें कई बार एमसीक्यू दोनों के लिए, सीबीएसई नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टार बना दिए, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग a charge on an equipotential surface, it can be an equipotential surface, equipotential volume, equipotential line, curve, कुछ भी। So work done in moving a charge on an equipotential surface is
0 ठीक है। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना फिर से जो मैं आपको सवाल पूछने वाली हूं, ठीक है। मैंने बोला कि ये यहाँ पे एक सरफेस है, ये सरफेस लेट अस से ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। लेट ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्या है बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ओके। तो अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, तो इसका मतलब कि इसके थ्रू अगर कोई फील्ड जा रही है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप कहोगे नहीं मैम क्यों, जरूरी है क्या? तो चलो आपकी बात मान लेते हैं। आपकी बात मान के मैं एक काम करती हूँ, एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि चलो फील्ड जो है ये इस सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, ई कॉस थीटा। और फिर उस केस में ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, ई साइन थीटा। उस केस में इफ तो ये ई कॉस थीटा, ये ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा अगर यहाँ पे मैंने मान लो कोई चार्ज रखा होता Q, तो इस Q के ऊपर फिर एक फोर्स लगा रही होती ना ई कॉस थीटा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता Q ई कॉस थीटा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता। और फोर्स लग रहा होता तो चार्ज क्या करती, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना, टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती। और जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू कर देती, इसका मतलब क्या है कि एक जगह हाई पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज भैया हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाना चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर चार्ज ई कॉस थीटा होता, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता फील्ड का, तो पक्का चार्ज उस टेंजेंशियल कंपोनेंट के अलोंग मूव करती, और अगर मूव करती तो फिर वो सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं होता। दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये प्रूफ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके अलावा आप मैथमेटिकल प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। सो पॉइंट ये है, मुद्दा ये है, ठीक है। देयर कैन नॉट बी any tangential component of electric field. There cannot be any tangential component of electric field along an equipotential surface. Along an equipotential surface. ठीक है। hence electric field is always perpendicular to an equipotential सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली की बात करते हैं। ये जो अपना पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने पॉइंट नंबर 4 नाम दे दिया, मैथमेटिकली। ठीक है, बड़ा सिंपल है भैया। V इज इक्वल टू नेगेटिव, है ना, क्या लिखते हो, E डॉट dr, वेक्टर E डॉट dr ऐसे लिख दिया आपने, है ना। या ये कह लो कि ये हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीग्रेशन E dr cos थीटा, ठीक है। और V कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, हमेशा रिलेटिव वैल्यू होती है ना, चाहे उसमें एक पॉइंट आप इन्फिनिटी लेकर चलो, है ना। तो ये जो डेल्टा V है, मैंने बोला फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस डेल्टा V तो 0 होता है, ठीक है। डेल्टा V फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, 0 होता है। तो इफ LHS इज 0, RHS को 0 करने के लिए क्या चाहिए, RHS को 0 करने के लिए क्या चाहिए, आप कह सकते हो कि E dr cos थीटा 0 होना चाहिए। तो किसी रीजन में अगर फील्ड एग्जिस्ट करती है पर ये अगर 0 है, तो इसका मतलब कि थीटा क्या होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, वो हमेशा क्या करेगी, परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब ये हमने आइसोलेटेड चार्ज के लिए बात किया था, ठीक है। कुछ जनरल और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जनरल और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की पहले बात कर लेते हैं, फिर अपन जाएंगे डाइपोल सिस्टम पे, सिमिलर चार्जेस के सिस्टम पे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आप एक काम करो, पॉजिटिव चार्ज के अलोंग फील्ड भी बनाओ और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाओ, तो आप फील्ड बनाओगे ऐसी, ये सारी रेडियल वेक्टर के अलोंग बनती है फील्ड, है ना। जितनी भी फील्ड होती हैं, ठीक है, इसको जो भी आप लिखते हो फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो KE/r² आप लिखते हो, राइट। ये r यूनिट वेक्टर के अलोंग है, रेडियल वेक्टर के अलोंग होती है ना। अब आपको वैसे भी देख लो कि अगर आपको फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है तो जैसे ही आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो और वहां से परपेंडिकुलर बनाना शुरू करते हो तो आपकी सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी बनेंगी? स्फेरिकल बनेंगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो कि चार्ज के चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी वो स्फेरिकल बनेंगी, क्योंकि फील्ड हमेशा पोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये स्पेसिफिक है, ये एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए है। आइसोलेटेड चार्ज के लिए स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, सबके लिए नहीं है। सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर नियर द चार्ज एंड फार अपार्ट अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। ये भी आइसोलेटेड चार्ज के लिए, लेकिन चार्ज सिस्टम के लिए भी ट्रू हो सकती है। पर चार्ज सिस्टम के लिए दो या दो से ज्यादा पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक कह सकते हैं आइसोलेटेड चार्ज के लिए, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे W = ΔV × Q, तो एक किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने में कोई वर्क डन नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 एक जनरल पॉइंट है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी आप सिर्फ किसी आइसोलेटेड चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नहीं लगाओगे, ये किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है। फिर ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होगी, ये भी पॉइंट नंबर 4 भी क्या है, एक जनरल पॉइंट है। ये किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है। सो दीज आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बेसिस पे आपको एमसीक्यू आएंगे, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों के लिए सीबीएसई प्लस नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब आते हैं अपन किसके लिए, डाइपोल सिस्टम को देखने आते हैं यहाँ पे। डाइपोल सिस्टम, तो डाइपोल सिस्टम के लिए अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बड़े गौर से देखोगे, ध्यान से देखना, कौन सी सरफेसेस हैं ये? हेलो, ठीक है। तो ये आपको ग्रीन कलर के सर्कल दिख रहे हैं, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। ये आपको जो सर्कल्स दिख रहे हैं यहाँ पे जो भी आपको सर्कल दिख रहे हैं ना बेटा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सरफेस ये दिख रहा है आपको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है दोनों की तरफ। अब ये सरफेस ऐसा क्यों बना, इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने एक काम करा, डाइपोल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस चार्ज और यहाँ पे एक प्लस चार्ज, फील्ड बना लिया। पॉजिटिव चार्ज से अवे और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये फील्ड बना लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो फील्ड लाइंस है, ठीक है, इन पे आपको ध्यान सुनना, इन फील्ड लाइंस पे आपको क्या करना है बेटा, इन फील्ड लाइंस पे आपको परपेंडिकुलर सरफेसेस बनानी है, ठीक है। परपेंडिकुलर सरफेसेस बनानी है, करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे फील्ड वी की अगर आप देखो तो फील्ड इस रीजन में ज्यादा क्राउडेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो फील्ड लाइंस आर
मोर क्राउडेड, ज्यादा क्राउडेड है फील्ड, फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। फिर से देख लो बेटा, फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होने का मतलब क्या होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, करेक्ट है। तो फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होने का मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में जो पोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो एक दूसरे के काफी क्लोज होंगी, ठीक है। तो जब आप पोटेंशियल सरफेसेस बनाना शुरू करोगे तो इस रीजन में ये जो आप सर्कल्स बनाओगे इसके बीच में देखो क्लोजनेस होगी, और यहां पे इस रीजन में वीक फील्ड शो हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये रिलेटिव सेपरेशन ज्यादा होगा और ये रिलेटिव सेपरेशन कम होगा। तो आपको इस तरीके से डाइपोल के लिए फील्ड बनानी, ये पोटेंशियल सरफेसेस बनानी है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव सेपरेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिलेटिव सेपरेशन कम होगा। इसीलिए इस तरीके से देखो आपको पोटेंशियल सरफेसेस दिख रही है, देखो रिलेटिव सेपरेशन यहाँ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे कम होगा, ठीक है बेटा। अगेन अगर आप इस लाइन के लॉन्ग भी चलोगे, तो देखो यहाँ पे बीच में बिल्कुल सेंटर में फील्ड लाइन एक दूसरे को पुश अवे कर रही है। ये वीक फील्ड, सबसे ज्यादा चार्ज के क्लोज पे फील्ड क्राउडेड है, तो जहां पे सबसे ज्यादा क्राउडेड है वहां पे पोटेंशियल सरफेसेस क्लोज है। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखो ये सेपरेशन थोड़ा बढ़ गया, इन दोनों के बीच में थोड़ा सेपरेशन बढ़ गया, कंपेयर टू इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम है ना। अब सीबीएसई की अगर बात करी जाए तो पुराने साल के 10 साल के पेपर उठा के देखो, हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन जो है 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स में जिसमें भी हमेशा आता है, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये स्केच करने को ड्रॉ करने को आता ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दैट इज अ डाइपोल, है ना। तो ये आपको ड्रॉ कर करके बेटा एक बार प्रैक्टिस इसकी जो है अच्छे से करनी है। अगर यही क्वेश्चन नीट में आएगा तो आपको फिगर दिया होता है, आपको पहचानना होता है कि भैया चार्ज कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, किसके लिए बनाया गया है ये, ठीक है। हालांकि नीट में ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, पर नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक। इस पे आपको इनफैक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे अगर नीट में आएंगे तो, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास क्या हो, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल लाइक चार्जेस हो, ठीक है, लाइक चार्जेस हो, तो जो पोटेंशियल सरफेस है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनती है। देखो अगर बात करी जाए ठीक इस पॉइंट की, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जितना यहाँ पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल होगा, करेक्ट, उतना ही पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा, है ना। तो इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल जस्ट क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक, ओके। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है, मैंने आपको कहा था इक्विपोटेंशियल कर्व भी हो सकता है, ऐसा बनता है, ठीक है। निंजा टर्टल देखा, निंजा टर्टल इमेजिन करो, निंजा टर्टल की आईज को इमेजिन करो, वैसा सा बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्फेरिकल, ये स्फेरिकल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसे बना, ऐसे क्यों बनाया जाए, उसका लॉजिक कहाँ लाई करता है। नंबर 1, जो भी फील्ड लाइन होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखो फील्ड जहां पे ज्यादा क्राउडेड होगी, जिस रीजन में जहां पे ज्यादा क्राउडेड होगी, है ना, तो वहां पे आपको थोड़ा सा पास बनाना है, ठीक है। और अगर जो फील्ड है वो फार अपार्ट हो रही है, वीक हो रही है, तो वहां पे जहां पे भी वीक होगी वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बेटा आपको ड्रॉ करके क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्पेसिफिकली किस किस के लिए, 2 लाइक चार्जेस के लिए, ये पॉजिटिव भी हो सकते थे, बस एरो जो है फील्ड के वो उस पे फर्क पड़ेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फील्ड लाइन की एरो पे फर्क पड़ेगा। किस किस के लिए, फिर से मैं बता दूं बेटा, किस किस के लिए बनानी है आपको, आइसोलेटेड चार्ज के लिए, ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज के अलावा 2 लाइक चार्जेस डाइपोल, इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है, जैसे लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है,
यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करी जाए, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर मैं इस लाइन चार्ज का एक ये पॉइंट ले लूं, ठीक है, सिर्फ इतना पॉइंट, तो इसको अगर आप ऊपर से देखो तो फील्ड ऐसी 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 इस तरीके से ये आपको फील्ड दिखेगी। फिर इसके ठीक नीचे कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, तो ऐसी 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 ये आपको दिखेगी। करेक्ट है? हाँ। अब अगर आप इसको बनाते जाओ, सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो, आपको क्या मिलने वाला बेटा? सिलेंडर। तो यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अक्रॉस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। अब एक टाइनी लिटिल होमवर्क, ठीक है, टाइनी लिटिल होमवर्क, इजी पीजी क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना कि अगर एक शेल के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, शेल के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके अक्रॉस स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसके ऊपर कुछ भारी भरकम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं बेटा, तो जो भी इसके ऊपर भारी भरकम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, वो सारे हम एनसीईआरटी आपको पता है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस और उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आपकी मेंटी क्विज भी होगी, मेंटी क्विज में भी जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम जो है क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहना। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि डीपीपी वगैरह जो है आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मेंटी क्विज, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर और उसके अलावा जो रेगुलर हमारे क्वेश्चन के सेशंस होते हैं, मैं आपको स्पेशल क्वेश्चन जो नीट में आए हुए पीवाईक्यूज है उसके क्वेश्चन की यहाँ पे मैं कई बार प्रैक्टिस कराती हूँ। इतना कुछ कर लोगे बेटा तो नीट में भी सिलेक्शन पक्का है और सीबीएसई में बहुत अच्छे मार्क्स पक्का है, ठीक है बेटा, ओके। अब इसके अलावा एक छोटी सी कहानी, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अब 12वीं में आ गए हो, है ना, आगे कि नहीं आगे। और ये जो हमने सेशन शुरुआत करी है ना, आपका ज्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स आपके खास तौर पे 11th क्लास में जनवरी के फर्स्ट वीक में सारे प्रैक्टिकल्स करा देते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स। बाय द एंड ऑफ जनवरी आप 11th क्रॉस करके 12th में पहुंच चुके होते हो, क्योंकि 12th में बेटा आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा क्या है कि जल्दी खत्म करना होता है। आपको पता है कि अगर बात करी जाए दिसंबर की, ठीक है, तो अगर बात करी जाए दिसंबर की, तो यहां से आपके जो है प्री बोर्ड्स होना शुरू हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि राहत इसके पहले मिल जाती है, ठीक है। इसके पहले जब नवंबर होता है तो नवंबर में आपके हाफ ईयरली चल रहे होते हैं और इसके पहले भी राहत नहीं मिलती। इसके पहले भी नवंबर के पहले वाले मंथ्स में भी आपके लगातार कुछ ना कुछ यूनिट टेस्ट ये वो हो रहे होते हैं। तो टेस्ट जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करते हो आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं फिजिक्स, तो मैं बार बार कहती हूं कि फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स ये सिर्फ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, नॉट ओनली द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये गेम ऑफ फॉर्मूले भी हैं। हो सकता है कि आप पढ़कर कॉन्सेप्ट सारे याद रख लो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, पर जब आप फाइनल पेपर देते हो और आपको कम टाइम में पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो वहां पे आपको फॉर्मूले दिमाग में रटे होने चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा और आपके पेन से फॉर्मूले निकलकर बाहर छप जाने चाहिए, ठीक है। अब इसी पर ये कहानी है। क्लास 12th में मैं जब थी, ये रियलाइज मैंने थोड़ा लेट करा था, पर अच्छा होता है, देर है दुरुस्त है। मैं आपको पहले से बता रही हूँ भैया, उस टाइम पे सच में बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है। पेरेंट्स ऐसा था कि हमारे जो घर में ये चीज होती थी कि आपको साल में एक बार अपने गांव जाना ही है, चाहे बच्चे का बोर्ड हो चाहे कुछ हो, मतलब नहीं है,
जाना ही है। 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी और हम चले जाते थे गाँव, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रैक्टिस वगैरह होती थी, सिलेबस पीछे होता था, है ना। तो मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ने पे ध्यान दिया, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके साथ लंबा चलता है। पर उसकी वजह से क्या होता है, जब न्यूमेरिकल्स आपकी आंखों के सामने होते हैं और अगर आप फॉर्मूले गलती से भूल जाओ, है ना, तो आप कॉन्सेप्ट कितना लगाओगे बेटा। न्यूमेरिकल तो आप फॉर्मूलों के बेसिस पे ही सॉल्व करोगे ना। अगर आप फॉर्मूले भूल गए, नहीं आ रहे याद, और लंबा लंबा डेरिवेशन करके फॉर्मूले डिराइव कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, पेपर छूटेगा। और अगर पेपर नहीं छूटा, फॉर्मूले गलत लगाए, तो फिर न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे, है ना। तो मेरे प्री बोर्ड 1 में काफी बुरे नंबर आए थे, ठीक है, बहुत बुरे नंबर आए थे। उसका रीजन ये था कि मैंने क्या करा था, फॉर्मूलों की प्रैक्टिस नहीं करी थी। इसीलिए बेटा अभी से जैसे ही चैप्टर एंड होता है, चैप्टर के एंड पे उस चैप्टर का फॉर्मूला शीट बना लो। क्या कर लो, फॉर्मूला शीट बना लो, है ना। क्लास में जाते हो, दोस्तों से बात करते हो, यार तूने वो एवतार सेकंड पार्ट देखी क्या, अवतार या एवतार जो भी, सेकंड पार्ट देखी क्या। ये सारी बातें करते करते बीच में कभी घुसा दो, किसी चैप्टर का एक फॉर्मूला घुसा दो। अच्छा तेरे को पता है क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पे कितनी, पता है क्या तेरे को, नहीं पता, मैं पढ़ा था, ये सुन। तो ऐसे आम बोलचाल की जो आपकी भाषा होती है ना, आपस में फ्रेंड्स में बात करते हो, कभी कभार बीच में थोड़े फिजिक्स के फॉर्मूले भी घुसा दो। ऐसे करते करते आपकी और आपके दोस्तों की सबकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और इसमें पढ़ाई वाला डिस्कशन कोई शर्म की बात नहीं होती है, प्राउड की बात होती है। तो ये जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स योर फिजिक्स परफेक्ट, है ना। तो बच्चों इस लेक्चर में तो इतना ही। थैंक यू सो मच, है ना। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।